गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के रूप में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। शुद्ध पदार्थ की बात कह रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ का मतलब यानी क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ यानी ये तो तत्व हो सकते हैं या फिर यौगिक हो सकते हैं। हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे चारों तरफ हमारे आसपास जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। फिर हम तत्वों को दो प्रकार से फिर से वर्गीकृत करते हैं, धातु और अधातुओं के रूप में, या फिर उसी को एक और उपधातु के रूप में, धातु अधातु और उपधातु। तो देखेंगे कि दो प्रकार से हम उसको मेनली हम क्या करते हैं, तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, धातु और अधातु। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि धातु की बात आती है कि तो धातु के भौतिक गुण किसे कहते हैं। तो धातुएं क्या होती है, चमकीली होती हैं। उसे हम ठोक पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं या फिर पन्नी बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनी होती है, तन्य होती है, मतलब उसमें तन्ने की क्षमता होती है। उससे हम पतले तार खींच सकते हैं, यानी उसको तार रूप में भी उसको हम ढाल सकते हैं उस धातु को। इसके अलावा आप देखोगे कि धातुएं क्या होती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है तथा इसके गलनांक और कथनांक भी उच्च होते हैं। तो एक बार और देखिए कि धातु के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। धातुएं चमकीली होती है, आघात वर्धनी होती है, तन्यता होती है इसमें, और ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, इसको हम ठोक पीट कर क्या है, चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या पतली पन्नी के रूप में उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। आप देखेंगे जितने भी धातुएं हैं सामान्यतः उच्च तापमान पर क्या होती है, पिघलती है। ये बात हो गया धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो अब आते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। तो जिस प्रकार हम देखे हैं कि धातुओं के जो भौतिक गुणों में भी भिन्नताएं पाई जा रही थी, कुछ समानताएं थी तो कुछ उसमें क्या थी, भिन्नताएं थी। तो इसी प्रकार धातुओं के रासायनिक गुणों में भी कुछ समानताएं हैं तो कुछ उसमें विभिन्नताएं भी है। आपने पिछली कक्षाओं में जैसे 9th क्लास में विस्थापन अभिक्रिया पढ़े होंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप पढ़े होंगे कॉपर सल्फेट में से, मतलब आयरन जो है वो कॉपर को अलग कर देता है। तो इसी प्रकार हम रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए एक क्रियाकलाप देखेंगे या एक प्रयोग देखेंगे, जिसे करने के लिए हमें 6 परख नलियों की आवश्यकता होगी विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम 6 परख नली लेंगे। तो सबसे पहले हम इस परख नलियों को नामांकित कर देंगे। मैंने यहाँ पर पहले परख नली को अ नाम दे दिया है, दूसरे को ब, तीसरे को स और चौथे को द, और पांचवें को ई और छठवें को फ। आप लोग चाहे तो 1 2 3 ऐसे करके भी नंबरिंग दे सकते हो परख नली को। तो पहले और दूसरे विकल्प में यानी अ और ब वाले परख नली में 5 ml में कॉपर सल्फेट का विलयन डालूंगी। CuSO4 का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो इन दोनों ही परख नली में मैं 5 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डालूंगी। फिर स और द वाले परख नली में मैं दोनों ही परख नली में 5 ml क्या डालूंगी, जिंक सल्फेट का विलयन डालूंगी। फिर ई वाले परख नली में मैं 5 ml आयरन सल्फेट का विलयन डालूंगी, और फ वाले परख नली में मैं 5 ml सोडियम क्लोराइड का विलयन डालूंगी। इस प्रकार से आगे देखेंगे सभी परख नली में हमने 5 ml जो भी विलयन है उसको डाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि अ वाले परख नली में, जिसमें मैंने 5 ml क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, उसी में हम क्या डालेंगे, आल्पिन डाल देंगे। 2 से 3 आल्पिन डाल सकते हैं। अगर हमारे पास आल्पिन ना हो तो हम लोहे की नई कीलो को भी उपयोग में ला सकते हैं। तो मैंने आ वाले परख नली में 5 ml कॉपर सल्फेट विलयन उसमें डाला। उसके बाद 2 से 3 परख नली क्या की हूँ उसमें 2 से 3 कील क्या कर दी हूँ, डाल दी हूँ। उसके बाद देखेंगे कि ब वाले परख नली में 5 ml कॉपर सल्फेट का विलयन ली हूँ, उसमें मैंने दानेदार जिंक डाल दिए हैं। उसके बाद देखेंगे थर्ड वाले में यानी
स वाले में देखेंगे तो इसमें भी स वाले परख नली में मैंने 5 ml जिंक सल्फेट का विलयन डाला है और इसमें कुछ कॉपर चिलन की टुकड़े डाल दी हूँ। जो यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है वो क्या है, ये कॉपर चिलन के टुकड़े इसमें डाल देते हैं, कॉपर चिलन को इसमें डाला जाता है। ड वाले परख नली में भी मैं क्या करूंगी, 5 ml क्या लूंगी, जिंक सल्फेट का विलयन लूंगी और इसमें मैग्नीशियम फीते का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर डालूंगी। यह क्या है आपका मैग्नीशियम फीते का टुकड़ा है। ई वाले परख नली में मैं क्या करूंगी, 5 ml आयरन सल्फेट का विलयन लूंगी और उसमें भी दानेदार जिंक डाल दूंगी। फ वाले परख नली में भी मैंने 5 ml सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया है और इसमें कुछ दानेदार जिंक डालूंगी। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से करने के बाद इसको कुछ समय के लिए जब इसको रख देते हैं, उसके बाद जब इसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि इसको कुछ समय के लिए इसको मतलब रख दिया जाता है। फिर इसको देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो इस तरीके से हम देखेंगे कि परख नलियों को कुछ समय के लिए विलयन हमने क्या किया है, पहले और दूसरे में 5 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, फिर इसमें कील डाल दिए, बाकी सभी परख नली में उसी प्रकार सब चीज डालने के बाद इसको 10 से 5 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद हम अवलोकन करते हैं यानी देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन में से ये जो कील है, कील में क्या होगा, सॉरी आर्पिन है, तो आर्पिन क्या होगा, आयरन यानी लोहा होगा, लोहे का बना है। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है यानी कॉपर को हटा देता है। तो ये पहले वाले आ वाले में क्या होता है, जो आल्पिन है यानी आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन में से इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। उसी प्रकार सेकेंड यानी ब वाले परख नली में देखेंगे तो इसमें जो दानेदार जिंक है यानी जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। उसी प्रकार देखेंगे कि स वाले में जो कॉपर छिलन है वो जिंक सल्फेट में से जिंक को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा यानी हटा देगा। उसके बाद द वाले परख नली में देखेंगे कि मैग्नीशियम फीते का जो टुकड़ा है ये जिंक सल्फेट विलयन में से क्या करेगा, जिंक को विस्थापित कर देगा। और ई वाले परख नली में देखेंगे तो इसमें जो दानेदार जिंक है वो आयरन सल्फेट में से आयरन को क्या कर देगा, आयरन सल्फेट के जो विलयन है उसमें से आयरन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। लास्ट वाले जो फ वाले परख नली है इसमें जो दानेदार जिंक है वो सोडियम क्लोराइड में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब वो वैसी की ही वैसी रहेगी यानी ये किसी को भी विस्थापित नहीं करेगी। तो इस प्रकार देखेंगे कि वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण विलयन में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो वो क्या होता है, सक्रिय धातुएं कहलाती है यानी सक्रियता धातुएं कहलाती है। तो ये हो गया, हमने विस्थापन अभिक्रिया यानी धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़े हैं, इसका अध्ययन किया है किससे, इस प्रयोग के माध्यम से। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि धातुएं जब क्या होती है, धातुओं को जब वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो हम देखेंगे कि अब अधिक सक्रिय धातुएं, जैसे अधिक सक्रिय धातुओं में कौन कौन से धातु हो गए, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गए, ये बहुत अधिक सक्रिय धातुएं हैं। कौन कौन सा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। तो ये ऑक्सीजन से ये क्या करते हैं, ये बहुत ही शीघ्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं। और अगर हम इसे हवा में खुली छोड़ दे या खुला छोड़ने पर ये क्या है, वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तथा ये क्या करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, केरोसिन में यानी ऑक्सीजन से इसकी क्रियाशीलता को रोकने के लिए, यानी ऑक्सीजन के साथ ये बहुत अधिक जल्दी क्रिया करता है तो इसे रोकने के लिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। और साथ ही साथ सोडियम तथा पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार भी बनाते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहाँ पर मैंने सोडियम को लिया, तो सोडियम है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर 4 क्या है, सोडियम है, तो यहाँ पर भी इनका इंटू करेंगे तो 4 सोडियम हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो ऑक्सीजन भी 2। तो इस तरीके से समीकरण भी संतुलित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। साथ ही सोडियम जो है
वो सोडियम ऑक्साइड जो है वो पानी से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार बना रहा है। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और 1 2, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1। तो इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये समीकरण भी संतुलित है। मैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया करके समीकरण भी संतुलित करके बता दी हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं और सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार भी बनाता है। कुछ और भी अधिक मतलब ये तो बहुत अधिक सक्रिय धातुओं में कौन कौन से हो गए आपके तत्वों में, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हो गए। अब कुछ और भी सक्रिय धातुएं हैं जैसे मैग्नीशियम है, तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे यानी ये हवा की ऑक्सीजन से क्या होता है, मंद गति से क्रिया करते हैं, लेकिन इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, सफेद लौ के रूप में जलता है। इसलिए इसका उपयोग आतिशबाजियों के लिए भी इसका उपयोग मैग्नीशियम का किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में कौन कौन सा है आपका, सोडियम हो गया और क्या हो गया, पोटेशियम तथा लिथियम। ये क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेंगे और ऊष्मा उत्पन्न भी, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न भी करेंगे। एक बार और देख लीजिए कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं, मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा गैस भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। अब आगे देखेंगे इसको उदाहरण द्वारा, जैसे किस एग्जाम्पल क्या है, सोडियम और क्या हो गया आपका पानी, ये दोनों ही क्रिया करके आपका क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, तो ये सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी ये 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2। तो इस यहाँ पर देखो कि सोडियम कितना है आपका 2, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 है। और बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की तो 4 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इनके इंटू करेंगे तो क्या हुआ आपका 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन 2 हाइड्रोजन और बच गया हमारा H2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो गया, सोडियम कितना है 2, तो ये आपका सोडियम हो गया 2। ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये ऑक्सीजन भी हो गया 2। और हाइड्रोजन कितना है 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये क्या हो गया, ये ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अधिक सक्रिय धातुओं में सोडियम जो है वो पानी मतलब जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर रहा है और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न भी हो। धातुएं जल से अभिक्रिया कर रही हैं तो क्या बना रही है, उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। सोडियम जो है वो ये जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है और अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। अब देखते हैं मैग्नीशियम की बात आती है, तो मैग्नीशियम भी क्या है, ये भी सक्रिय धातुएं हैं यानी सक्रिय तत्व है, यानी ये भी कम सक्रिय हैं। तो ये क्या होते हैं, ये तो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये गर्म जल या फिर जल वाष्प के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है मैग्नीशियम जो है, और क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सॉरी क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि मैग्नीशियम जो है वो पानी से अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर रहा है। देखोगे यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। हाइड्रोजन कितना है 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती,
वो गर्म जल तथा जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। अब आगे देखते हैं कि आपका जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया, ये ना तो गर्म जल में से क्रिया करेंगे और ना ही ठंडे जल से। यानी एल्यूमिनियम, जिंक और क्या हो गया आपका आयरन हो गया, ये ना तो ठंडे जल में क्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और ना ही गर्म जल में अभिक्रिया करेंगे। ये जल व वाष्प के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में एल्यूमिनियम लिया है, तो एल्यूमिनियम जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। वैसे ही आयरन जो है वो पानी से क्रिया करेगा, मतलब दोनों ही आपस में क्रिया करके कौन कौन सा, आयरन और ये पानी दोनों ही आपस में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड और बनाएंगे और क्या होगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी आपका बनाता है, यानी मुक्त होता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी यहाँ पर 6 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 है। अब आयरन की बात करते हैं, आयरन 2 है तो यहाँ पर भी आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन कितना है आपका 6 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6। तो इस प्रकार से इसमें देखें कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो ना तो ठंडे जल में क्रिया करते हैं और ना ही गर्म जल में क्रिया करते हैं। ये जलवाष्प के साथ बहुत अधिक तेजी से क्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो उसके बारे में देखेंगे एक एग्जांपल के द्वारा। तो कॉपर जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे, HNO3, यानी क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो कॉपर और सांद्र नाइट्रिक अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या है आपका पानी अलग हो रहा है। अगला टॉपिक आते हैं हम कि धातुएं जो है वो अम्लों से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से जो क्या है, अम्ल किसे, धातुएं जो है वो अम्लों से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या हो रहा है, साथ ही पानी भी मतलब अलग हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका धातुओं से क्या हो गया, मतलब धातुओं की जो अम्लों से क्रिया होगी। अगला टॉपिक है कि धातुओं की प्राप्ति। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज। तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो ये खनिज संपदा की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है वो खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो हम कुछ शहरों की बात करेंगे कि कौन सा खनिज किन किन शहरों में पाया जाता है, तो उसकी कुछ जानकारियां आप लोग को मैं दे रही हूँ। जैसा पहला है आपका हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है वो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, रायपुर, कबीरधाम और नारायणपुर में पाया जाता है। कोरंडम की बात करें तो कोरंडम जो क्या है वो दंतेवाड़ा में पाया जाता है। और रही बात डोलामाइट, यानी डोलामाइट भी एक खनिज है, खनिज का नाम है। तो डोलामाइट दुर्ग, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में पाया जाता है। इसके अलावा जो सोना, एक और सोना जो है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, सोना जो है रायपुर, महासमुंद, बस्तर और कांकेर में पाया जाता है। इसी प्रकार से और भी खनिजों के नाम आप लोग को दिए गए हैं बुक में, तो आप उनसे भी देख सकते हो। तो अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, धातु कर्म। तो धातु कर्म हम किसे कहते हैं, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु कर्म या फिर धातु का निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कर्म। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु कर्म या फिर इसे ही हम धातु निष्कर्षण कहते हैं। धातु कर्म के
धातु कर्म के 3 चरण होते हैं, जिसमें से पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा जो है वो धातु का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण देखोगे तो अयस्कों मतलब खदानों से जो प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें क्या होती है, मिट्टी होते हैं, रेत होते हैं और बहुत सारी भी अशुद्धियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि गैंग किसे कहते हैं। तो क्या होता है, खदानों से जो अयस्क प्राप्त होते हैं उनमें बहुत सारे रेत, मिट्टी और बहुत सारी अन्य अशुद्धियां होती है, जिसे हम अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को क्या किया जाता है, अलग करना आवश्यक होता है। अयस्क से जो धातु प्राप्त करते हैं तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दूर किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं।